कहते हैं अपराधी कितने भी सादे तरीके से अपने काम को अंजाम क्यों ना दे ले, लेकिन पुलिस के हाथ दोस्तों कहने को इतने लंबे होते हैं कि आखिर पुलिस के हाथ एक न एक दिन अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक अपराधी अपने चाहतों और मंसूबों को पूर्ण करने के लिए इस तरह हत्याएं पर हत्याएं किए जाता है कि जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी खुद दांव पे लगाते हुए एक दिन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है, ज़िला पड़ता है ग्वालियर, और ठीक उसी का झांसी रोड एक कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 14 मार्च साल 2022 का ही। तो वही दोपहर का वक्त होता है, तो उसी वक्त झांसी रोड थाने में एक महिला बेधास हालत में पहुंचती है, और जैसे ही थाने के अंदर दाखिल होने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाती है, तो उसी वक्त गेट पर एक संतरी मौजूद था अपने हाथ में बंदूक लिए हुए। वह महिला को देखता है, तुरंत ही अपना हाथ देकर इशारा देकर उस महिला को रोकने के लिए बोल देता है। वह महिला वहीं खड़ी होती है, लेकिन उसी वक्त संतरी जो होता है उस महिला से कुछ बात करता है, लेकिन महिला बड़ी तेज़ी में संतरी से बात करती है, जिसकी वजह से संतरी वहीं पर उस महिला को दिलासा देते हुए खड़ा कर देता है और अंदर जाता है। अंदर थाने में थाना प्रभारी बैठे होते हैं, कुछ पुराने फाइलों को देख रहे होते हैं। बड़े ही तौर तरीके से काफ़ी पुराने फाइलों में उलझे हुए अपराध होते हैं, उनके बारे में इधर जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने संतरी पहुंचता है, एक एक बात थाना प्रभारी के सामने उस महिला के बारे में बताता है। यह बात थाना प्रभारी भी सुनते हैं और संतरी को उसी वक्त इजाज़त देते हैं, और संतरी इजाज़त पाते ही बाहर निकलता है। और बदहास हालत में जो महिला होती है, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल के बीच होता है, उस महिला को जाकर संतरी अपने पास लेता है और लेकर थाने में चला आता है। थाना प्रभारी होते हैं, वही देखते हैं महिला की जो हालत होती है बद से बदतर होती है, एकदम हाफ डाबर होती है। थाना प्रभारी मेज़ पे रखे हुए एक गिलास की बोतल होती है जिसमें पानी भरा होता है, वही पानी देते हैं। वह महिला अपने लफ्ज़ों में लगाती है और पी जाती है, लेकिन जैसे ही उस महिला का दिमाग थोड़ी बहुत संताना देना शुरू कर देते हैं, तो थाना प्रभारी जो होते हैं कहने लग जाते हैं कि बताइए क्या कारण है, किस मकसद से आप आई हैं, आपका नाम क्या है। वह महिला वहीं पर कुर्सी रखा होता है, थाना प्रभारी के एक इशारे पर कुर्सी पर बैठती है, और बैठने के बाद कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है अनामिका, और हमारा अपना पति है राजेश यादव, उसके खिलाफ़ और उसके ही विरुद्ध हमें आपके थाने में मुकदमा दायर करवाना है। हमारे पति ने यानी कि राजेश यादव ने हमारे साथ कई दिनों से मार पिटाई कर रहे हैं, और हम परेशान हो गए हैं, और परेशानी की वजह से साहब आपके पास से आए हुए हैं। थाना प्रभारी यह बात सुनते एक ही लफ्ज़ों में, और जो महिला होती है अनामिका कहना जब शुरू कर देती, थाना प्रभारी भी चौंक से जाते हैं। लेकिन चौंकने वाली जो बात होती है आगे थाना प्रभारी को और चौंका सी जाएगी। अनामिका से वही कहने लग जाते हैं कि आखिर आपके पति रहते क्या हैं। अनामिका कह देती कि ठीक हमारे जो पति झांसी के ही कस्बा है वहीं पर रहते हैं, और हमारे साथ जो होता है कई सालों से शादी के रस्म व रिवाज के तहत रह रहे हैं। साहब हमारे अपने पिता भी हैं, हमारी शादी तौर तरीके से कर देते हैं, और करने के बाद साहब हम अपने पति के साथ जाकर यानी कि राजेश यादव के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन खूबसूरत ज़िंदगी तो बड़े अच्छे तरीके से बीतती है, लेकिन साहब घटना से मात्र 6 महीने पहले जो होता है हमें अपने पति राजेश यादव के बारे में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई पता चल जाती है, और चलने की वजह से एकदम उस घर में उस दिन से झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं, और झगड़े तकरार की वजह से साहब हमारे पति हमारे ऊपर खुद एक पहरे की तरह पिटाई करते हैं, और बार बार पिटाई करते हैं। लेकिन हम इस पिटाई से तंग हो जाते हैं, आखिर हम करें तो करें क्या। हद तो साहब तब गुजर जाती है जब ठीक 2 दिन पहले यानी कि 12 मार्च साल 2022 को ही दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त हम अपने पिता से बात कर अपने मायके जाने के लिए निकले होते हैं।
तभी जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो रास्ते में एक जो होता है बोलेरो आता है। उसी बोलेरो में से दो व्यक्ति निकलते हैं, लेकिन वह व्यक्ति को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि हमारे पति राजेश यादव का ही अपने करीबी दोस्त निक्की और साथ में प्रमोद उसी में से निकलते हैं और हमें रास्ते में देखकर हमारा हाथ पकड़ कर ले जाकर उसी बोलेरो में ज़बरदस्ती बैठा देते हैं। लेकिन साहब वह तो पूरी तरह से हमारा जान लेने के लिए उतारू सा हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि आखिर अब करे तो करे क्या। हमें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारे पति के बिछाए हुए जाल में या हमें फंसाना चाहते हैं और हमें हमेशा के लिए मौत की नींद में सुलाना चाहते हैं। लेकिन साहब अपने आप को बच बचाव के काफ़ी मुश्किलों से भाग दौड़ कर वहाँ कोशिश कर उस बोलेरो से निकल जाते हैं और साहब भागकर अपने ही थौर ठिकाने अपनी सहेली के पास चले जाते हैं। लेकिन सहेली के द्वारा साहब हमें सत्वाना दिया जाता है और इसी की वजह से साहब आज हम आपके पास आए हैं आपके यहाँ शरण लेने के लिए। थाना प्रभारी यह बात सुनते हैं, कहने लग जाती है क्या राज हो सकता है, आखिर अपने पति को लेकर किस बात के लिए झगड़े तकरार घर में करती थी। यह बात अनामिका सुनती है तो कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति एक खूंखार तरह के अपराधी है, क्योंकि जब ठीक 6 महीने पहले अपने ही कमरे में एक अलमारी होता उसी अलमारी में गए हुए थे तो कुछ ज़रूरी कागजात देखते हैं। उस ज़रूरी कागजात में हमारे पति का दूसरा नाम भी होता है जिसमें एक रूप दिया गया होता है जिसका काल्पनिक नाम तौर तरीके से लिया गया होता है। उस कागज़ में थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं कि आखिर उस कागज़ में क्या नाम होता है। अनामिका कहने लग जाती कि साहब हमारे पति का दूसरा नाम होता है राजेंद्र मेहरा। यह बात जैसे थाना प्रभारी सुनते हैं कि अनामिका इस तरह की बात कैसे कर रही है तो राजेंद्र मेहरा के जैसे नाम लेते थाना प्रभारी एकदम चौंक से जाते, कहने लग जाते एक एक बात हमें पूरी तरह से बताओ, आखिर किस बात पे आपको लग रहा कि आपके पति के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी षड्यंत्र भरी रहस्य छुपी हुई है। अनामिका कहने लग जाती कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया कि हमारे पति एक खूंखार तरह के अपराधी है, काफ़ी अपराधों में उनका हाथ है। साहब कुछ ही महीने पहले जो होता है जिस किराएदार की हम मकान मालिक यहाँ रह रहे होते हैं उस मकान मालिक के हाथों से लगभग 35 लाख रुपए का गबन कर और हमारे साथ नए ही मकान में रह रहे होते हैं। यह बात थाना प्रभारी सुनते हैं कि आखिर लग रहा है या तो राजेंद्र यादव यानी कि राजेश मेहरा जो होता है लग रहा खूंखार तरह का साथी तरह का अपराधी है। पुलिस की टीम उसी वक्त जो होता अनामिका से ही राजेंद्र यादव उर्फ राजेश मेहरा का फ़ोटो लेती है और लेने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी के सामने खड़े होते हैं एक सिपाही होते हैं, उन्हीं को वह फ़ोटो दे देते हैं और देने के बाद जैसे ही अपने थाने में जितने पुरानी फाइलें रखे होते हैं सभी को उस फ़ोटो से मैच कराया जाता है और तभी निकल के आता है कि आखिर में राजेश मेहरा उर्फ राजेंद्र यादव जो होता है या सार्थिक तरह का अपराधी तो नहीं, लेकिन हाँ सार्थिक तरीके के दिमागदार चोरी वाला करने वाला है, जो ठीक कुछ ही महीने पहले राजेंद्र यादव और साथ में राजेश मेहरा के विरुद्ध जो था थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज था जो बहुत बड़े ही ठगीगिरी का आरोप में, और पुलिस उसी वक्त उसकी तलाशी कर रही होती है। लेकिन जब फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो को मैच कराया जाता है तो दिखता है जो पहला फ़ोटो होता है उसमें तो पगड़ी लपटा हुआ था, चेहरे पर दाढ़ी होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब बड़े ध्यान से चेहरे और पगड़ी को अपनी निगरानी से हटाती है तो पता चलता है जो अनामिका के हाथ में जो फ़ोटो होता है राजेश यादव का, उस राजेश यादव का फ़ोटो जो होता है उस फ़ोटो में जाकर मैच कर जाता है और उस फ़ोटो में उसका नाम लिखा होता है राजेश कमरिया। पुलिस समझ जाती है कि सही में यहाँ तो साथी तरीके का अपराधी है। पुलिस की टीम उसी वक्त अनामिका के तहरीर पर मुकदमा जो था खुद उसके पति राजेंद्र यादव और साथ में राजेश यादव और राजेश कमरिया के नाम दर्ज कर लेती है। और पुलिस की टीम उसी वक्त राजेंद्र यादव और राजेश कमरिया और राजेंद्र मेहरा के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए इसकी जांच पड़ताल करने के लिए इसकी जो सूचना होती है अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देती है। और उसी वक्त राजेंद्र यादव और राजेश मेहरा और राजेंद्र कमरिया के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी टीम के लिए एक टीम बड़ी तगड़ी गठित करती है। और उसी वक्त राजेंद्र मेहरा की तलाशी करना शुरू कर देती है, अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करती है, मुखबिरों की सहायता लिया जाता है। और तभी ठीक है जिस वक्त राजेंद्र यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज करा गया होता है ठीक 3 दिन बाद यानी कि ठीक 16 मार्च साल 2022 को ही पुलिस को मुखबिरों के द्वारा पता लगता ठीक जो मलहौर जो कस्बा है वहीं पर एक फार्म हाउस है। उसी फार्म हाउस में इधर राजेंद्र यादव और राजेश यादव और साथ में राजेंद्र कमरिया अपने कुछ दोस्तों के साथ छुपा हुआ है। पुलिस की टीम वहां धावा बोल देती है और वहीं से जाकर पुलिस की टीम राजेंद्र यादव को अपनी कस्टडी में लेती है और लाकर थाने में पेश कर देती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे फ़ोटो को और साथ में इधर अनामिका के नाम पर लिखा हुआ जो तहरीर होता है वही पर्चा जो होता है इधर राजेंद्र यादव के सामने जब रखते हैं
रखने के बाद जो था राजेंद्र यादव उस फाइल को बड़े ध्यान से देखता, समझ जाता कि हमारी जो पत्नी है, पत्नी ने पूरी रात पुलिस के सामने खोल दिया है और पुलिस को समझ जाता कि पुलिस आगे हमारे साथ क्या करने वाली है। और उसी वक्त पुलिस अपनी पुलिसिया अंदाज़ दिखा देती है और जैसे पुलिसिया अंदाज़ होता है इधर राजेंद्र यादव देखता है पुलिस के सामने थर्रा सा जाता है और कहने लग जाता कि साहब हमने यही सब छोटा मोटा काम तो नहीं किया, हमने बहुत बड़े यानी कि 4 हत्याओं को एक बेहतर तरीके से अंजाम तक दिया और साथ में कई लोगों के साथ ठगीगिरी का मामला भी अपने ऊपर ले लिया। यह बात पुलिस सुनती है और थर्रा से जाती है और जो सच्चाई एक एक बात पुलिस के सामने रखती है, इसे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई यकीन नहीं हो सकता कि आखिर 11 साल का एक मुजरिम बड़े ही चालाकी और तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बड़ी बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकता है। असल में ठीक राजेंद्र यादव और साथ में राजेंद्र मेहरा और राजेश कमरिया और साथ में एक और नाम होता है राजेश सिंह, चारों नाम के साथ अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से छुपे हुए चेहरे के सामने जी रहा होता है। राजेंद्र कमरिया जो था ठीक कुछ साल पहले यानी कि 15 साल पहले जो था जैसे ही 12वीं की पढ़ाई कर रहा था तो उसी बीच उसकी मुलाकात जो था एक अपना उसी क्लास का सहपाठी होता है यानी कि करीबी दोस्त होता है मनोज गहलोत, जो ठीक वहीं पास यानी कि ग्वालियर के ही बालाबाई पड़ता है, वहीं का एक बाज़ार होता है, उसी बाज़ार का ही एक मकान होता है, उसी मकान में रहने वाला होता है मनोज गहलोत। मनोज गहलोत के साथ कुछ दिन बाद जो होता है इधर राजेंद्र यादव का इतनी खास दोस्ती हो जाता है कि राजेंद्र यादव जो होता है अब मनोज गहलोत के घर आना जाना शुरू कर देता। आने जाने की वजह से ठीक साल 2011 के ही वही मार्च का महीना होता, उसी महीने में इधर जाकर गहलोत की जो अपनी पत्नी होती है गीता की खूबसूरती को देखता है तो राजेश यादव जो होता है उसकी खूबसूरती देखकर वहीं दीवाना सा हो जाता है। और दीवाना होने के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार के जो मंगे होते हैं उड़ान मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक मारते हैं कि दोनों साथ जीने और मरने की कसमें खा लेते हैं। और इन्हीं कस्मों के बीच जो होता है गीता और साथ में राजेश यादव के बीच अनैतिक संबंध बन जाते हैं और यह संबंध का जो सिलसिला होता है जब बेधड़क चलने लग जाता है और चलने की वजह से इधर जो होते गीता एकदम अपना दिल फेंक जो होता है आशिक इधर राजेश यादव को समझ बैठती है, वह भी बड़े सावधानी भरे कदम उठाना शुरू कर देती है। लेकिन इधर राजेश यादव जो होता है एक बड़े ही चालाकी भरे रहस्यमय तरीके से खेल खेल जाता है। इधर जो होता है राजेश यादव गीता के नाम जितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं अपने ही चालाकी से गीता के प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा लेता है। करवाने के बाद जो होता है गीता भी इधर राजेश यादव की बातों में बहक से जाती है और उसी वक्त गीता और साथ में राजेश यादव दोनों मिलकर अपने पति मनोज गहलोत को अपने रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक षड्यंत्र रचते हैं। और उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है इधर गीता और साथ में राजेंद्र यादव दोनों मिलकर जो होता है अपने ही घर में पार्टी रखते हैं और पार्टी में इधर राजेंद्र यादव का अपना जो करीबी दोस्त होता है यानी कि जो सहपाठी होता है मनोज गहलोत भी उसी पार्टी में शामिल हो जाता है। और लेकिन शराब की जैसे ही पैक लगना शुरू होते हैं उसी पैक में पहले से ही इधर गीता काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिला रखती है और नींद की गोलियां वाली जो शराब की बोतल होती है उस बोतल को सबसे पहले मनोज को गहलोत को पकड़ाया जाता है। और मनोज गहलोत जो होता है नशे की इतना आदी होता है कि बिना सोचे समझे होता है काफ़ी सारा शराब की बोतलें वहीं पी जाता। थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता और कुछ देर बाद मनोज गहलोत को गहरी नींद आ जाता। अब इधर गीता और साथ में राजेश यादव जो होता है मनोज गहलोत को अपने ही बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद वहीं पर एक तेजधार हथियार से हत्या कर देती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में दोनों लेते हैं। एक बोरी होता है उसी में डंप करते हैं और ले जाते हैं झांसी के पास ही बेवाना नदी पड़ता है, उसी नदी में ले जाकर रातों रात 31 दिसंबर साल 2011 को ही डेड बॉडी को अच्छे तरीके से डंप कर देते हैं। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है मनोज गहलोत के परिवार वालों को खबर लगता है कि आखिर मनोज गहलोत कहाँ चला गया और परिवार वाले भी मनोज के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी की तलाशी करते हैं। और इधर अब गीता से पूछताछ करते हैं। गीता यही कह देती है कि हमारे पति हमसे झगड़े तकरार कर कहीं चले गए हैं, उनका अता पता नहीं चल रहा है। मनोज के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब करे तो करे क्या, और इसीलिए अपने कुछ रिश्तेदारों को लेते हैं पास जाते थाने में मनोज गहलोत का ही गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। करवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आती है और मनोज गहलोत की तलाशी करती, लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे कुछ दिन जो मामला होता है मनोज गहलोत का गुमशुदगी का वह ठंडा होने लगता है तो इसी बीच राजेश यादव जो होता है और गीता दोनों मिलकर
अपनी साजिश के तहत जो होता है शादी का फैसला लेते हैं। और फैसले लेने के बाद जो होता है इधर तौर तरीके से एक मंदिर में जाकर राजेश यादव और साथ में गीता दोनों तौर तरीके से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अब गीता का एक अपना पुश्तैनी मकान होता है जो मऊ रानीपुर में होता है। अब गीता वही पुश्तैनी मकान में लेकर राजेश यादव को पहुंच जाती है। लेकिन जब तौर तरीके से राजेश यादव और साथ में पत्नी की तरह गीता रहना शुरू कर देती है तो इधर अपना चेहरे की पहचान छुपाने के लिए इधर अपना नाम बदल कर राजेश यादव जो होता है और राजेश गहलोत करा लेता है। कराने के बाद अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से गीता के साथ जीना शुरू कर देता है। लेकिन जब कुछ दिन जीते हैं, कुछ दिन जीने के बाद राजेश गहलोत को भी लगने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी जो था आगे गीता की वजह से कठिन होने वाला है। तो उसी वक्त राजेश यादव खुद ऐसा फैसला ले लेता है और इसी फैसले के तहत जो था गीता को अपने रास्ते से हटाने के लिए अंतिम निर्णय तक ले लेता है। और जब फैसला लेता है तो उसी वक्त राजेश यादव के अपना एक करीबी भाई होता है कालू और साथ में अपने ही जीजा का एक भाई होता है राहुल, दोनों को अपने ही प्लान में शामिल कर लेता है। और उसी प्लान के तहत जो होता है गीता को अपने रास्ते से हटाने के लिए लग जाता है और षड्यंत्र बड़ा ही तौर तरीके से बनाता है। लेकिन उसी षड्यंत्र में ही गीता का ही अपना एक बेटा होता है विक्की और साथ में ही अपना ही एक भतीजा होता है दिनेश, जो उसी वक्त जो होता है गीता के साथ उसी मकान में रह रहे होते हैं। और उसी प्लान के तहत एक अच्छा सा खतरनाक सा षड्यंत्र जो होता खुद राजेश यादव रचता है और अपने जीजा के भाई इधर राहुल को सूचना देता है और साथ में अपने भाई कालू को भी सूचना भेजाते हैं। अब तीनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत जो होता है साल 2013 में ही 28 मई का वक्त होता, रात का एकदम सन्नाटा होता है। तो उसी वक्त एक ही कमरे में गीता और साथ में दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। तभी बेधड़क होकर इधर राजेश यादव और साथ में उसके दोनों अपने जो हितकारी होते हैं उसी कमरे में घुसते हैं। अब एक तेजधार हथियार से बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो होता है वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में उसी वक्त जो होता है इधर मऊ रानीपुर के रहने वाले इधर गीता के कुछ अपने हितकारी होते हैं और गीता के दरवाजे पर जाते हैं। देखते हैं कि गीता अभी तक सो के नहीं उठी और कुंडी खटखटाते हैं। लेकिन जब आवाज़ नहीं आता तो उनके मन में काफ़ी शंकाएं जन्म लेती है और काफ़ी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, गीता का दरवाज़ा पीटते हैं। लेकिन गीता दरवाज़ा तो नहीं खोलती, जिसकी वजह से उनके मन में काफ़ी आशंकाएं जन्म ले लेती है। और इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त वहाँ के पड़ोसी अपने नज़दीकी पुलिस थाने में देते हैं। थाने प्रभारी खबर पाते हुए टीम को पहुँचते हैं लेकर और दरवाजे को अंदर से तोड़ा जाता है। अंदर दाखिल होते एक फर्श होता है, उसी फर्श पे जो होता है इधर अब जो होता है गीता और साथ में उसका अपना जो बेटा होता है और साथ में अपना जो भतीजा होता है लहूलुहान अवस्था में पड़े होते हैं। गले पर तीनों को किसी तेजधार हथियार के वार होते हैं। पुलिस की टीम जो होती है तीनों बॉडी को अच्छे से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद उठाकर अपनी नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में भेजवा देती है। इधर गीता के अपने कुछ हितकारी होते हैं, उन्हीं की तहरीर पर जो होता है इधर पूछताछ जारी किया जाता है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है पता चलता है राजेश यादव के साथ गीता का कई सालों से ही एक ही कमरे में निवास स्थान होता है, उसका अपना पति होता है। लेकिन उस वक्त फरार होने की वजह से पुलिस की जो शंका होता है अब यहाँ जाकर राजेश यादव के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है गीता के ही कुछ हितकारियों की तहरीर पर राजेश यादव के ऊपर सीधा का सीधा धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए राजेश यादव की तलाशी करती है। लेकिन तलाशी जब करना शुरू कर देती है तो कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद राजेश यादव जो होता है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए जो होता है अब नए तरीके का इंतज़ार करता है, नए ही प्लान के तहत अपना रास्ता बदल देता है। और उसी रास्ते के तहत जो होता है 2014 का ही वक्त होता है, मई का महीना होता है। उसी महीने में जो होता है ट्रेन में सफ़र करते हुए अपने ही रंग धुन में राजेश यादव जा रहा होता, तभी ट्रेन के गेट पर खड़ी हुई एक महिला दिखाई देती है। और वह महिला जो होती है किसी से फ़ोन पे नौकरी के बारे में बात कर रही होती है। यह सारी बात जो होता है इधर खुद जाकर राजेश यादव सुन लेता है। और जब सुनता है यह महिला तो नौकरी की मांग कर रही है, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। तभी उसी वक्त जो होता है राजेश यादव उस महिला के पास जाता है और जाने के बाद उसका जाने का कारण पूछ बैठता। तभी वह जो महिला होती कहने लग जाती है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, एक नौकरी की तलाशी में, काफ़ी दिनों से हम नौकरी की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के गुजर बसर करने के लिए हमें ढंग से नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब राजेश यादव बात सुनता है, उसी समय नाम पूछता, पता चलता है वह तो अनामिका है।
और अनामिका की जान पहचान उसी समय राजेश यादव कर लेता है। और जब कर लेता है तो उसी वक्त जो होता है अपने ही प्लान में मीठी मीठी बातों में अनामिका को उलझा लेता है। और उलझाते ही अनामिका को अपने एक तौर तरीके और बड़े ही साथी तरीके से अपना नाम बताते हुए राजेश मेहरा बता देता है। और जब राजेश मेहरा का नाम ले तो उसी वक्त अनामिका जो होती है समझ जाती है कि यह जो होता काफ़ी समझा हुआ व्यक्ति है। लेकिन वह अनामिका के सामने यही बात कहता है कि अभी तक हमारी शादी तक नहीं होती, हम भी अच्छे लड़के की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी मिल जाएगी तो हम उस लड़की से जाकर अपने तौर तरीके से शादी करेंगे। अनामिका को लगने लगता है कि अभी हमारे जीवन साथी के लिए बहुत ही परफेक्ट लड़का है। अनामिका के साथ अपनी गहरी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए और वहीं से मुलाकात बढ़ाता है। लेकिन अनामिका अपने हाथ में ली जो मोबाइल होता है वह मोबाइल एकाएक खुद जाकर राजेश अब मेहरा के हाथ में पकड़ा देती है। और राजेश उस मोबाइल को खोल के देखता है तो एक एक प्रोफाइल देख लेता है। समझ जाता अनामिका हमारे जाल में बड़ी तौर तरीके से फंस जाएगी। और उसी दिन से अनामिका को अपने साथ ट्रेन में लेते हुए दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर एक कमरे में रहना शुरू कर देता है। लेकिन उस कमरे के जो मालिक होते हैं कुलदीप मेहरा ही होते हैं। और उनको अपना पिता अनामिका बताते हुए पूरी एक एक बात बता देता है कि यही हमारे पिता हैं। अनामिका भी समझ जाती है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वाला ही लड़का है। अनामिका जो होती है सब यही सब बात अपने मन में लालसा ली हुई उधर दोस्ती रख लेती है। और दोस्ती रखने के बाद शादी तक का फैसला लेती है। और जब फैसला लेती है तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल जाते हैं। और इसी फैसले के बीच होता है दोनों जीवन साथी बनने तक का सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे करते करते जो होता है खुद अनामिका जो होती है एक दिन उलझन में फंस जाती है। उसको भी लगने लगता है कि हमारे पति का जो व्यवहार और तरीका है बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि तौर तरीके से अनामिका के साथ जो होता है राजेश मेहरा पेश नहीं आता, जिसकी वजह से इधर अनामिका भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है, घटना से ठीक 6 महीने पहले। उसी वक्त अनामिका अपने कमरे में बैठी होती है, तभी अलमारी में जाती है, कुछ सामान खोजने लग जाती है। तभी उसी के सामने कुछ कागज़ निकलते हुआ कागज़ देखती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के कागज़ होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कागज़ होते हैं जिसमें मालिकाना हक राजेश यादव और राजेंद्र यादव के नाम से होता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब क्या है, क्या झोल है। लेकिन जब फ़ोटो को देखती है कि उसमें एक पंजाबी का फ़ोटो होता है और साथ में कुछ सिखों का फ़ोटो होता है, लेकिन हुलिया जो होता है उसके अपने पति राजेश मेहरा से मिल रहा होता है। समझ जाती है कि राजेश मेहरा कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बड़ा ही साथी तरीके का व्यक्ति है। और उसी दिन से जो होता है इधर अनामिका खुद अपने पति से सारी एक एक बात पूछती है, लेकिन जब पूछने लग जाती है तो राजेश मेहरा उसकी बातों में उलझ जाता है। उलझने की वजह से अपनी पत्नी को लेकर वहीं झगड़े तकरार कर देता है। और झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है जब बेहतर चलने लग जाता है और चलते वक्त कुछ महीने बीतते हैं, तभी इसी व्यस्त इसकी जो सूचना होती है खुद अनामिका अपने पिता को दे देती है, एक एक बार बता देती है। और उसके पिता जैसी खबर पाते हैं, पाने के बाद अपनी बेटी को समझाते बुझाते हैं, काफ़ी सत्तावना देते हैं। लेकिन अनामिका जो होती है इधर अपने पिता की बात को अपने दिल में तो लेती है, कुछ दिन शांत रहती है, लेकिन दोबारा जब देखती है उसके जो अपने पति राजेश मेहरा का जो व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ तक राजेश मेहरा जो होता है अनामिका को अपना खर्चा देना तक बंद कर देता है। अनामिका इसी बात को लेकर काफ़ी दुखी से हो जाती है। लेकिन जब एक दिन अनामिका के सामने खुद उसके नाम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह प्रॉपर्टीज अपने नाम करने की जिद लगाए बैठ जाता है, तो अनामिका समझ जाती है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी दिन से जो होता है अनामिका ठान लेती है कि अपने साथ कुछ हम बड़ा होने नहीं देंगे। लेकिन इसी बीच राजेश मेहरा को पता लग जाता है कि अब यहाँ रहना हमारे लिए खतरों से खाली नहीं है, तो कुलदीप मेहरा के पास जाता है, यानी कि अपने ही मकान मालिक के पास जाता है। उनको कुछ अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के कुछ हिस्से जो होते हैं लगभग 5 करोड़ के होते हैं बड़ी साथे तरीके से ठग लेता है। और ठगने के बाद इधर अब अनामिका को अपने साथ लेता, अपनी बहन के पास जाकर रख लेता है। और रखने के बाद कुछ दिन तो दोनों का मामला बड़े बेहतर तरीके से चलता है। लेकिन अनामिका ठीक घटना से 6 महीने पहले ही मायके चेतकपुरी चली जाती है। लेकिन जब कुछ दिन रहती है तो राजेश मेहरा जो होता है वह परेशान हो जाता है कि आखिर करे क्या। अब इधर अनामिका के पास फ़ोन करता है, काफ़ी बार फ़ोन करता है, लेकिन अनामिका हर बार अपने ससुराल आने से मना कर जाती है, जिसकी वजह से इधर राजेश मेहरा को लगने लगता है कि हमारे साथ आगे चलकर परेशानी खड़ी होने वाली है। और उसी वक्त जो होता है राजेश मेहरा खुद अनामिका को धमकाते हुए लफ्ज़ों में कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने ही रास्तों से ठिकाने लगवा देंगे। यह बात सुनती है अनामिका चौंक से जाती है, अब करे तो करे क्या। लेकिन मजबूर में फंसते हुए अपने पिता की बातों में आते हुए अनामिका अपने पिता की बात मान लेती है, खुद राजेश के पास आ जाती है। कुछ देर रहती फिर वही झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं।
लेकिन राजेश मेहरा को लगने लगता है कि अब अनामिका के साथ रहकर हमारी ज़िंदगी आगे ठौर तरीके से नहीं चल पाएगी। अब इसीलिए अनामिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमेशा के लिए एक खतरनाक निर्णय ले लेता है। और उसी निर्णय के तहत जो होता है, इधर खुद अपने ही करीबी दो दोस्त होते हैं निक्की और प्रमोद को शामिल कर लेता है। और उसी प्लान के तहत जब शामिल करता है तो प्लान में खतरनाक प्लान बनाता है। और उसी प्लान के तहत इधर जो होता है, खुद निक्की और प्रमोद को काफ़ी सारे पैसे की लालच दे देता है। और निक्की और प्रमोद जो होता है इधर अब एकाएक चलकर अनामिका के जान के पीछे पड़ जाते हैं और उस खतरनाक प्लान के तहत तलाशी भी करते हैं। और तभी ठीक 12 मार्च साल 2022 का ही वही लगभग सुबह का जब टाइम होता है, तो उसी वक्त अनामिका अपने पति इधर राजेश मेहरा से झगड़े तकरार कर तो वहाँ से निकल जाती है। और निकलने के बाद इसकी जो सूचना होता है खुद राजेश मेहरा दे देता। और जब देता है तो इधर प्रमोद और साथ में निक्की दोनों प्लान में अपने शामिल हो जाते हैं और दोनों अपने प्लान के लिए अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त अनामिका अपने घर से अपने मायके के लिए जब जाती रास्ते में, तो उसी वक्त बोलेरो लेकर रास्ते में निक्की प्रमोद खड़े हो जाते हैं, अपनी बोलेरो में बैठाते हैं। लेकिन वहीं पर काफ़ी बेतुका तरीके से अनामिका के साथ पेश आते हैं। लेकिन अनामिका उन दोनों से काफ़ी संघर्ष करती है, अपने बीच बचाव के वहाँ से तुरंत ही फरार हो जाती है, खुद अपनी सहेली के पास चली जाती है। लेकिन जब सहेली के पास जाती है अनामिका की, उसकी जो अपनी सहेली होती है काफ़ी दिलासा सद्भावना दिलाती है कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं, अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी जिया जाए, क्योंकि तुम्हारा जो पति है वह 4 अपराधियों का पति है। अब इसलिए तुम्हें अब उसके साथ रहना तुम्हारे लिए खतरों से खाली नहीं है। अनामिका भी अपनी सहेली की बात बड़े साथी तरीके से समझती है। वह सोच बैठती है कि अब हो ना हो अपने पति को हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पहुंचाना ही हमारे लिए ज़िंदगी का जरिया होगा। अनामिका जो होती है उसी दिन से अपने पति के विरुद्ध जितने भी ज़रूरी कागजात होते हैं, आपराधिक कागजात होते हैं, सबको अपने कब्जे में लेती है। और लेने के बाद 14 मार्च साल 2022 को ही झांसी रोड थाने में पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद होता है वहां थाना प्रभारी के सामने एक बात खोल देती है। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 16 मार्च साल 2022 को ही पुलिस के सामने खुद राजेश कमरिया जब यह सच्चाई रखने के बाद पुलिस तो एकदम थर्रास आ जाती है कि आखिर 4 अपराधी करने वाला जो व्यक्ति है साथी तरीके से अपनी ज़िंदगी 12 साल कैसे जी सकता है। अब पुलिस की जो टीम होती है साल 2011 में किए गए 1 हत्या और साथ में साल 2013 में किए गए 3 हत्याओं का मुकदमा एकाएक जाकर इधर खुद राजेंद्र यादव दर्ज करते हुए पुलिस की टीम इधर अब इन तीनों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में पेश करने के बाद इधर राहुल और साथ में कालू और साथ में राजेंद्र यादव, राजेश यादव और राजेंद्र मेहरा और राजेंद्र कमरिया के ऊपर मुकदमा दर्ज करके हुए ले जाकर वहीं जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।